नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रो स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम प्रकाश। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय नंबर 2 वास्तविक संख्याएं। अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इनको कहते हैं रियल नंबर्स। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्नावली 4 नंबर की है। यह अध्याय 4 नंबर का है, जिसमें 1 अंक का 1 क्वेश्चन आता है, 1 अंक का 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 अंक का 1 क्वेश्चन आता है। यानी बोर्ड एग्जाम में टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं और ये टोटल प्रश्नावली है 4 नंबर की। 1 अंक के 2 क्वेश्चन हो गए और एक हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन। तो टोटल प्रश्नावली है 4 नंबर की और इस प्रश्नावली में बोर्ड एग्जाम में 3 प्रश्न आएंगे। बोर्ड एग्जाम आते हैं टोटल 30 प्रश्न। 30 प्रश्नों में से 3 प्रश्न इस प्रश्नावली में से आएंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इस प्रश्नावली में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले मैं उन टॉपिकों के नाम लिख लेता हूं जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दूसरा टॉपिक है पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। यानी इसी से पूर्णांक कैसे बनाए। किसी भी संख्या में 2 से भाग देंगे तो क्या क्या पूर्णांक बनेंगे। 2 से बने पूर्णांक, 3 से, 4 से, 5 से, इसमें हम ये पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है अंक गणित की मूलभूत प्रमेय और चौथा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का प्रमाणीकरण। यानी आपको सिद्ध करना है कि यह संख्या अपरिमेय संख्याएं है। और पांचवा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। तो इस प्रश्नावली में टोटल 5 टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं और इसका जो आधारभूत जानकारियां हैं, बेसिक है, वो आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो मेरे YouTube चैनल पर एक अलग से वीडियो है, डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली, जाइए उसको देखिए। उसमें मैंने सभी वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया। तो अभी एक ब्रीफ में पहले हम वास्तविक संख्याओं को देख लेते हैं, उसके बाद में टॉपिक वाइज हम अध्ययन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। जब आपने शुरुआत में पढ़ना शुरू किया, LKG में या UKG में, जो भी आपने सबसे पहले एडमिशन लिया, सबसे पहले आपने गणित में सीखा 1, उसके बाद में आपने सीखा 2, 3, 4, 5, इस प्रकार की संख्या आपने गणित में सीखी। मान लीजिए ये आपका यहाँ पर शुरुआती बिंदु था और इस बिंदु से आप आगे संख्याओं को सीखते गए। आपने सबसे पहले 1 सीखा, 2 सीखा, 3, 4, 5, इस प्रकार से आप आगे संख्याएं सीखते गए। 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से आपने खूब सारी संख्याएं सीख ली। जो ही आप आगे जाओगे 9 के बाद में तो आगे आएगा 10। यहाँ पर देखो सभी नए नए अंक आ रहे हैं। 1 के बाद में नया अंक 2 आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद में देखो 1, ये जो पहले आ गया है वो, और एक नया अंक आ गया है 0। तो थोड़ी देर बाद में आप रियलाइज करते हो कि एक 0 भी एक नया अंक है। तो 0 की वैल्यू इन सभी संख्याओं से कम होती है, इसलिए इसको मैं रख देता हूं इधर। जिनकी वैल्यू कम है मैं इनको लेफ्ट की तरफ रखता हूं, जिनकी वैल्यू अधिक आती जाती है उनको मैं राइट की तरफ रखता रहता हूं। तो मैं एक संख्या रेखा बना लेता हूं और इस संख्या रेखा पर राइट की तरफ हम जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से। और यह संख्याएं आप बचपन में प्राकृतिक रूप से सीखते हो, नेचुरली सीखते हो, तो इन संख्याओं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। और यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को भी सम्मिलित कर लें तो यह पूरा संख्या समूह कहलाएगा पूर्ण संख्या समूह। इसको इंग्लिश में
होल नंबर कहते हैं और इसको हम W से निर्देशित करते हैं। अब देखो कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है जो ऋणात्मक होती है, -1, -2, -5, -7। तो यदि हम इसमें लेफ्ट की तरफ बढ़ें तो ये आ जाएगी 0 से कम वैल्यू वाली संख्या है, -1, -2, -3, -4, -5। इस प्रकार आगे अनंत तक, आगे माइनस अनंत तक ये संख्याएं और इस तरफ प्लस अनंत तक ये संख्याएं आती जाएगी। तो 1 से शुरू करके प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या है वो प्राकृत संख्या है। 0 से शुरू करके धनात्मक दिशा की ओर, संख्या रेखा पर धनात्मक दिशा की ओर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो पूरी संख्या समूह एक पूर्ण संख्या समूह कहलाएगा। और माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में पूरे पूरे मान वाली पूर्णांक, यानी ऐसे अंक जिनका मान पूरा पूरा पॉइंट या दशमलव को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाएगी। इनको इंटीजर या अंग्रेजी के अक्षर Z से इनको प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक, पूर्ण 0 से शुरू होकर अनंत तक और पूर्णांक माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितने भी पूर्ण संख्या है, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे शून्य हो, वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। इसके बाद देखो संख्या रेखा पर और भी रेखाएं होती है। यदि आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आएगा 1.0.1 या फिर 1.1, 1 और 2 के बीच में 1.1 आ जाए, 1.12 आ जाए, 1.13 आ जाए, 1.01 आ जाए, 1.001 आ जाए। तो यह सारी संख्याएं 1 और 2 के बीच में आती है। और इस प्रकार की जो संख्याएं हैं ये संख्याएं कहलाती है अपूर्ण या दशमलव संख्याएं, अपूर्ण या दशमलव संख्याएं। इन दशमलव संख्याओं को आप बटा के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ से, जैसे यह संख्या है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि पॉइंट हटा देता हूँ, 1, 2, 3 छोड़ के पॉइंट हटाया तो बटा में मैं 0 लगा देता हूँ 1000। तो इस प्रकार की जो संख्या है, इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं भिन्नात्मक संख्याएं। तो संख्या रेखा पर खूब सारी संख्याएं आती है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अपूर्ण या दशमलव संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं। तो जो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं आ रही है वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। इसको कहते हैं हम वास्तविक संख्या रेखा। देखिए वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं बड़े रूप में 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। अभी तक अपन ने जो पढ़ी थी वो सभी परिमेय संख्याएं थी। कौन कौन सी? प्राकृत संख्याएं जिनको हम n से व्यक्त करते हैं, पूर्ण संख्याएं जिनको हम w से व्यक्त करते हैं, पूर्णांक संख्याएं जिनको हम z से व्यक्त करते हैं, और अपूर्ण संख्याएं या दशमलव संख्याएं डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर भिन्नात्मक संख्याएं। ये सभी संख्याएं परिमेय होती है। और अपरिमेय में कौन सी आती है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वह संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती है। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वो संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती है। अब इसकी परिभाषा आपने 9th क्लास में पढ़ी है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं तथा जहां पर p व q दोनों पूर्णांक व q नॉट इक्वल टू 0 हो परिमेय संख्याएं कहलाएगी। यानी ऐसी कोई सी भी संख्या जो p/q रूप में लिखी जा सकती है वो परिमेय होती है, और ऐसी कोई सी भी संख्या जो p/q रूप में नहीं लिखी जा सकती वो होती है अपरिमेय। जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल या nवां मूल पूरा पूरा निकलता है वो सभी संख्याएं परिमेय। भिन्नात्मक, अपूर्ण, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत ये सब परिमेय। जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल या nवां मूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, यानी उनका मान अशांत अनावर्ती रूप में आता है, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ये थी अपनी वास्तविक संख्याएं। अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक नंबर 1, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है ये देखिए। यूक्लिड नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने इस प्रमेय को दिया था, इसलिए इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। विभाजन का मतलब समझ गए होंगे, ये भाग से संबंधित है, संख्याओं को विभाजित करने से संबंधित है। यूक्लिड ने दी थी, और विभाजन का मतलब भाग से संबंधित है, और प्रमेय का मतलब होता है एक इस प्रकार का कथन जो उससे संबंधित हर एक समस्या पर समान रूप से लागू होता है। इसकी मैं कथन लिखता हूं इस प्रमेय का कि नहीं दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए जिसमें ए ग्रेटर देन बी है, कि नहीं दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए ए में बी का भाग देने पर ए में बी का भाग देने पर दो अद्वितीय संख्याएं भागफल Q व शेषफल R प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम A बराबर BQ प्लस R के रूप में भी लिख सकते हैं। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। किन्हीं दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों, यानी आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहेंगे ए व बी। अब पूर्णांक क्या होते हैं तुरंत मैंने अभी बताया था। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 5, यानी 0 से शुरू करके जितनी भी संख्या हैं, हालांकि 0 न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, तो आप 1 से शुरू कर लीजिए। 1 से लेकर जितनी भी संख्या होती है आगे 1 2 3 4 धनात्मक दिशा की ओर, वो सभी क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब आप संख्या से समझ लीजिए कि प्लस की जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक है। किन्हीं दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए जिसमें ए बड़ा है 20 है, यदि ए में बी का भाग दें तो दो अद्वितीय संख्याएं भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है, जिसे हम a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, a बराबर BQ प्लस R। और यहां पर R की कंडीशन भी होगी, मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। देखो इस प्रकार से, यदि आपके पास में दो संख्याएं हैं a और b, अब आप क्या करोगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाओगे। बड़ी संख्या कौन सी है? a में जब हम b का भाग लगाते हैं तो हमें एक तो भागफल मिलता है और एक थोड़ी देर बाद में हमें मिलता है शेषफल। तो आपको दो संख्याएं दे रखी थी a और b, आपने क्या किया? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाया, भागफल और शेषफल आपने प्राप्त कर लिया। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, सरल सी, कि आपको दो संख्याएं भाग दो, भागफल और शेषफल आएगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब देखिए, ये जो अंदर वाली संख्या है इसको हम बोलते हैं भाज्य, और जिस संख्या का हम भाग देते हैं इसको हम बोलते हैं भाजक, और जो भागफल आया है इसको भागफल, और जो बाकी बच गया है इसको हम बोलते हैं शेषफल। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, छोटी क्लासों में ये भाग की जांच का नियम था, आपको याद होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखो, मैं संख्या लेता हूं 3 और 3 का भाग मैं कोई सी भी संख्या, मान लीजिए 5 में लगाता हूं, 3 का भाग 5 में जाएगा, एक बार घटाया तो शेषफल बच गया 2। और अब देखिए, मैं 3 का भाग लगा देता हूँ 6 में, 3 का भाग मैंने 6 में लगाया, 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, शेषफल बचेगा 0। 3 का भाग मैं लगा देता हूँ 7 में, 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 3 दूने 6, घटाने पर बचेगा 1। अब मैं 3 का भाग लगा देता हूँ 8 में, 3 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, शेषफल बचेगा 2। तो यहाँ पर देखो, 3 का भाग चाहे किसी भी संख्या में दो, या तो भाग पूरा पूरा जाएगा, या शेषफल 1 बचेगा, या 2 बचेगा।
3 का भाग देने पर किसी भी संख्या में या तो भाग पूरा पूरा या शेषफल 1 या फिर शेषफल 2 बचेगा। ठीक इसी प्रकार आप 2 का किसी भी संख्या में भाग दीजिए, 2 का जब हम किसी भी संख्या में भाग देंगे तो या तो भाग पूरा पूरा जाएगा या शेषफल 1 बचेगा। ठीक इसी प्रकार 4 का भाग यदि आप किसी भी संख्या में देंगे तो या तो भाग पूरा पूरा या शेषफल 1 या 2 या फिर शेषफल बचेगा 3। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि ये जो शेषफल है ये हमेशा यहाँ वाली संख्या से छोटा होता है। आप 6 में 3 का भाग देकर कभी भी शेषफल 3 से बड़ा यानी 4 या फिर 5 या कोई अन्य संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। देखो 2 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 तक ही है, 3 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 तक, और 4 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 तक ही है। आप और उदाहरण लेकर देख सकते हो, 5 का किसी भी संख्या में भाग दो, 8 का दो, 10 का दो, 15 का दो, किसी भी संख्या में शेषफल हमेशा दी गई जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उससे छोटा ही आएगा। तो यहाँ पर हमें एक शेषफल की कंडीशन ये मिलती है कि जब आप भाग दोगे यहाँ पर b का भाग a में दोगे तो ये जो शेषफल है ये शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या फिर ये शेषफल 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा कभी शेषफल नहीं होता है, और या फिर वो हमेशा जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उससे छोटा होगा। तो यहाँ पर ये एक शेषफल की कंडीशन आ गई जहाँ r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और b संख्या होगी छोटी होगी। तो ये है प्रॉपर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपको 2 संख्याएं दे रखी है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाओ तो भागफल और शेषफल आएगा, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया जाता है 2 या अधिक संख्याओं के HCF ज्ञात करने में। 2 या अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने चर्चा की थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में, और इसका उपयोग होता है 2 संख्याओं के HCF ज्ञात करने में। तो हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ 81 और 237। अपनी पाठ्य पुस्तक में ये उदाहरण नंबर 1 है। अपनी किताब खोलिए और उसमें देखिए उदाहरण नंबर 1। 81 और 237 का हम HCF ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की सहायता से। तो हम इसका HCF कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे दी गई संख्याओं 81 व 237 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर। दी गई संख्याओं 81 व 237 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर। अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर BQ प्लस R, और जहां पर R की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, R की कंडीशन होती है 0 या 0 से बड़ी जबकि b से छोटी। अब हम यहाँ पर विभिन्न चरणों में इस प्रश्न को हल करेंगे। मैं लेता हूँ चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में हम ये पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। बड़ी संख्या को मैंने आपको पहले बताया था हम a मानेंगे और छोटी संख्या को हम मानेंगे b। उसके बाद में यहाँ पर साइड में आप रफ में 237 में यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाओगे। अब देखो 81 का भाग लगाना हमें 237 में। जब भी कभी भाग लगाना हो आप आइडिया लगा लो। 8 का भाग लगाओ 23 में, 8 का भाग 23 में जाता है 2 बार, तो 81 का भाग 237 में जाएगा 2 बार। तो मैंने भाग दे दिया 2 बार, 81 का डबल हो जाएगा 162। 237 में से 162 घटाओ, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और 13 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएंगे 7। तो हमने क्या किया, चरण फर्स्ट में 237 a बराबर, a का मान है 237, जो अंदर की संख्या वो a और जिस संख्या का भाग दे रहे हो वो संख्या है b। तो a बराबर यानी 237 बराबर b इंटू क्यू, b का मान है 81, 81 इंटू क्यू,
क्यों, यानी भागफल, भागफल आया है 2 और प्लस में शेषफल, शेषफल आया यहाँ पर 75। तो यहाँ पर देखो r का मान 0 नहीं है, यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ पर अभी अपने शेषफल 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 75 का भाग लगाएंगे 81 में, 75 का भाग 81 में जाएगा एक बार और शेषफल बचेगा 6। जब शेषफल 0 नहीं है तब अगला चरण आ जाएगा, तब चरण सेकंड। चरण सेकंड में देखो कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी, 81 बड़ा और 75 छोटा। तो 81 बड़ा और 75 हो जाएगा छोटा। यहाँ पर देखिए 81 बराबर 75 इंटू ए बराबर ये बड़ी संख्या a और छोटी संख्या b, a बराबर b इंटू q और प्लस में r। q का मतलब भागफल और r का मतलब शेषफल, यानी 1 प्लस शेषफल है 0। हम लिखेंगे यहाँ r नॉट इक्वल टू 0, तब अगला चरण आ जाएगा, तब चरण थर्ड। चरण थर्ड में देखिए 6 का भाग हम लगाएंगे 75 में, 6 का भाग 75 में लगाइए, 6 का भाग 7 में जाएगा एक बार, घटाएंगे तो 1 और 5 15, 6 का भाग 15 में जाएगा 2 बार, ये आगे 12, घटाएंगे तो बचेगा 3। चरण थर्ड में देखो कौन बड़ा और कौन छोटा, 75 बड़ा और 6 छोटा। तो 75 बड़ा और 6 छोटा, इस प्रकार लिख दिया। अब हम लिखेंगे 75 बराबर 6 इंटू 6 का भाग 75 में कितनी बार गया, 12 बार, और शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया 3। यहां पर देखिए यहाँ r नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी देखो शेषफल 0 नहीं आया है, तब आएगा अगला चरण, तब आ जाएगा चरण 1 2 3 के बाद में चरण 4। चरण 4 में देखिए हम क्या लेंगे, 3 का भाग लगाएंगे 6 में, तो चरण 4 में 6 बड़ा और 3 है छोटा। तो यहां पर आ जाएगा 6 बराबर 3 इंटू 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार और शेषफल बचेगा 0, भाग गया 2 और शेषफल बच गया 0। हम लिखेंगे यहाँ r बराबर 0, तब b बराबर b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6। तो b बराबर ये है a और ये है b, लास्ट में किसका भाग दिया तब शेषफल 0 आया, लास्ट में हमने 3 का भाग दिया तो इन संख्याओं का HCF आ गया 3, यानी शेषफल को 0 कौन करता है लास्ट में, वही संख्या HCF होती है। तब b बराबर 3 ही HCF होगा। अतः HCF किसका, 81 और 237 का, 81 और 237 का HCF होगा 3। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग किन्हीं भी दो संख्याओं के HCF ज्ञात करने में करते हैं। आपके पास में दो संख्याएं हैं, बड़ी संख्या में आप छोटी संख्या का भाग लगाइए, भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। जो शेषफल है उसको नया भाजक बना लीजिए और जो भाजक था उसको भाज्य बना लीजिए। 75 का भाग 81 में देंगे, शेषफल 6 बचा, 6 का भाग 75 में देंगे, शेषफल बचा 3 का भाग 6 में देंगे, शेषफल बचा 0। तो लास्ट में 3 का भाग दिया तो शेषफल 0 हो गया, तो इन संख्याओं का HCF आ गया 3। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने होते हैं। ठीक इसी प्रकार आपकी किताब में प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5-6 पॉइंट दे रखे हैं, उन सभी 6 पॉइंटों को ठीक इसी तरीके से आप हल करोगे। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 4 में दे रखे हैं 6 पॉइंट ठीक इसी तरीके से आपको करने हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाओ और ये चरण अलग अलग लिखते रहो और लास्ट में आप किसका भाग देते हो तब शेषफल 0 होता है, वही संख्या आपका HCF होगी। यदि समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को पॉज करिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए और इसको समझिए और समझने के बाद में प्रश्न संख्या 4 को हल करना है। आइए अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 में आपको दे रखा है कि एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य हैं और उनको मार्च करना है 32 सदस्यों वाले बैंड के पीछे पीछे। उदाहरण 2 में आपको दे रखा है आर्मी टुकड़ी के सदस्य। एक आर्मी टुकड़ी है, टुकड़ी का मतलब होता है एक विभाग, आर्मी का एक भाग है, आर्मी की एक बटालियन है। उस बटालियन में टोटल 616 सदस्य हैं और वो मार्च कर रहे हैं। मार्च का मतलब होता है परेड करना। तो वो परेड कर रहे हैं किन के पीछे, बैंड
के पीछे। आगे 32 सदस्य हैं जो बैंड बजा रहे हैं और उनके पीछे ये परेड कर रहे हैं 616 सदस्य। आर्मी बैंड के सदस्य, आर्मी बैंड के सदस्य हैं 32। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर हम पंक्तियों की अधिकतम कितनी संख्या रखें ताकि ये 32 सदस्य भी एकदम पूरे पूरे उनमें आ जाए और ये 616 सदस्य भी एकदम पूरे पूरे उनमें आ जाए। देखो HCF क्या होता है। शुरुआत में आपको बताया था मैंने, मेरा एक HCF का अलग से सेपरेट वीडियो है, उसको जाइए विस्तार से देखिए, उसमें मैंने विस्तार से बताया हुआ है कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा समान गुणनखंड, वो होता है HCF। सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, C का मतलब कॉमन यानी उभयनिष्ठ, और F का मतलब होता है फैक्टर यानी गुणनखंड। सबसे बड़ा समान गुणनखंड ही HCF होता है। तो हमें यहाँ पर यह पता करना है कि उस बड़ी से बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है जो संख्या 32 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे और 616 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए ये आर्मी बैंड के सदस्य हैं, ये आर्मी बैंड के सदस्य हैं। इस प्रकार से आपको पंक्तियां बनानी है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। ये आर्मी बैंड के सदस्य हैं, ये बैंड बजाते हुए मार्च करेंगे। इनके पीछे आएगी आर्मी के सदस्य, आर्मी के सदस्य हैं 16, इनके पीछे आर्मी के सदस्य लग जाएंगे, इनके पीछे आर्मी के सदस्य मार्च करेंगे, परेड करेंगे इस प्रकार से। तो हमें इस प्रकार की पंक्तियां बनानी है ताकि आर्मी बैंड का सदस्य एक भी बाकी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तीन के हिसाब से रखे और यहाँ पर एक आर्मी बैंड का सदस्य अतिरिक्त बच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही आर्मी जो टुकड़ी के सदस्य हैं वो भी न तो अतिरिक्त बचने चाहिए, न तो ज्यादा होने चाहिए, न कम पड़ने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पंक्ति में पूरा आ गया, इसमें पूरे आ गए, इसमें पूरे आ गए और इसमें लास्ट में मान लीजिए 2 सदस्य कम पड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इन 32 को भी पूरा पूरा विभाजित कर देवे और 616 को भी पूरा पूरा विभाजित कर देवे। तो बात आ रही है विभाजन की, और विभाजन से संबंधित ही प्रमेय कौन सी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे और HCF ज्ञात करके हम वो पंक्तियों की संख्या पता कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पंक्तियों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा HCF किसका? 32 और 616 का। अब हम लिखेंगे संख्याओं 32 व 616 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर, जब हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पर आप लिख देंगे R की कंडीशन। R की कंडीशन होती है 0 या 0 से बड़ी जबकि 20 से छोटी। अब हम लिखेंगे अलग अलग चरण। चरण फर्स्ट में हम बताएंगे कि 616 बड़ा है और 32 एक छोटी संख्या है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। ये 616, इसमें हम भाग लगाएंगे 32 का। देखिए 32 गुणा होते हैं 62, तो भाग जाएगा एक बार, 32 एक कम 32। 61 में से 32 घटाएंगे तो बचेंगे कितने? 11 में से 2 घटाइए, 11 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे 9, और यहां पर घटाएंगे तो बचेंगे 2, 29। यहां पर उतारेंगे अब अगली संख्या 6। 32 का भाग हमें देना है 296 में, 3 का भाग लगाइए 29 में कितनी बार जा रहा है? 9 बार। 32 का इंटू कर लीजिए 9 से, 9 को 2 से इंटू करने पर 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 3 27 और 1 हो जाएंगे 28, 288। 296 में से 288 घटाइए तो बचेंगे 8। तो देखो प्रथम चरण में 616 बराबर 32 इंटू भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भागफल आया है यहाँ पर 19 और शेषफल आया है 8। भागफल 19 और शेषफल 8।
हम लिख देंगे यहाँ r नॉट इक्वल टू 0, तब अगला चरण, r का मान यहाँ पर 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, तब अगला चरण आ जाएगा चरण सेकंड। चरण सेकंड में देखिए 8 का भाग हम लगाएंगे 32 में, 8 का भाग 32 में जाएगा 4 बार, 8 चौक 32, शेषफल आ गया 0। चरण सेकंड में 32 बड़ी संख्या और 8 छोटी संख्या, तो 32 बराबर 8 इंटू 4 और प्लस में 0, यहाँ r बराबर 0, तब b बराबर कितना है, लास्ट में आपने किसका भाग दिया तब शेषफल 0 हुआ, लास्ट में 8 का भाग दिया तब शेषफल 0 हुआ, तो b बराबर 8 ही HCF होगा। यानी यहाँ पर पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। आप यहाँ पर 8 पंक्तियां बनाएंगे। अब देखो 8 का भाग 32 में भी पूरा पूरा जाता है और 8 का भाग 616 में भी पूरा पूरा जाता है। तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं, ये 8 आर्मी बैंड के सदस्य हो जाएंगे, 3 3 6 7 और 1 8। अब इनके पीछे 8 और सदस्य हो जाएंगे, ये 16 हो गए, 8 और सदस्य हो जाएंगे, ये 24 हो गए और 8 और सदस्य हो जाएंगे। अब देखो एक भी सदस्य न तो अधिक हुआ है न कम पड़ा है। अब इन 8 आर्मी बैंड के सदस्यों के पीछे 8 आर्मी बैंड के यानी 32 आर्मी बैंड के सदस्यों के पीछे अब मार्च करेंगे आर्मी टुकड़ी के सदस्य, तो यहां पर भी 8 की पंक्तियां बन जाएगी। तो यहां पर अधिकतम पंक्तियों की संख्या होगी 8। ये इस प्रकार से था आपका उदाहरण नंबर 2। तो इस प्रकार से प्रश्न क्या पूछना चाहता है, आराम से प्रश्न को पढ़ने के बाद में आपको पता करना है कि इसका एलसीएम ज्ञात करना है या फिर इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। प्रश्न कह रहा है कि पंक्तियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें एक इस प्रकार की संख्या सोचनी है, जो सबसे बड़ी इस प्रकार की संख्या सोचनी है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देवे। आइए अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दूसरा उपयोग। पहला उपयोग तो था, इसका पहला उपयोग तो था दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में। अब दूसरा उपयोग है कि किसी भी पूर्णांक की विशेषता बताने में, कि कोई भी पूर्णांक किस रूप का हो सकता है उसकी विशेषता बताने में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं लेता हूँ 2 से कौन कौन से पूर्णांक बनाए जा सकते हैं, 3 से कौन कौन से पूर्णांक बनाए जा सकते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, इस प्रकार कौन कौन से इनसे पूर्णांक बनाए जा सकते हैं। देखो यदि आप किसी भी संख्या में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो या तो भाग पूरा पूरा जाएगा या शेषफल बचेगा 1। हम किसी भी संख्या में हम 2 का भाग दे रहे हैं, मान लीजिए मैंने a में 2 का भाग दिया, तो या तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल बचेगा 0, और या फिर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाकर शेषफल बचेगा 1। आप कोई सी भी संख्या उठाओ, उसमें 2 का भाग दो, फिर उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर BQ प्लस R। 2 का भाग लगाएंगे तो देखो आप कोई भी संख्या a है उसमें आपने 2 का भाग लगाया तो उसके अनुसार एक तो भागफल आएगा Q, और आप 2 का भाग लगा रहे हो तो 2 आ जाएगा Q, और प्लस में या तो शेषफल 0 या फिर शेषफल 1। तो किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 या फिर 1, और उसके अनुसार 2 पूर्णांक बनेंगे। तो 2 से 2 पूर्णांक बनते हैं, एक तो बनता है 2Q प्लस 0, 0 का कोई महत्व नहीं, यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो 2Q ही रहेगा, तो एक तो बनेगा 2Q और एक बनेगा 2Q प्लस 1। तो 2 से 2 पूर्णांक बनते हैं, एक तो बनता है 2Q और एक बनता है 2Q प्लस 1। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी संख्या में 3 का भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 या शेषफल 1 और या शेषफल बचेगा 2। किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 भाग पूरा पूरा जाएगा या शेषफल 1 या फिर 2। अब इससे कौन सा पूर्णांक बनेगा, इससे पूर्णांक बनेगा 3Q, इससे बनेगा 3Q प्लस 1 और इससे बनेगा 3Q प्लस 2। 4 से देखिए 4 का भाग यदि हम किसी भी संख्या में लगाएंगे तो भागफल या तो पूरा पूरा जाएगा या फिर शेषफल 1 बचेगा या फिर 2 बचेगा या फिर शेषफल बचेगा 3। तो 4 से कौन कौन से पूर्णांक बन गए, 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2 और 4Q प्लस 3। इस प्रकार से 4 से भी पूर्णांक बनाए जा सकते हैं। ये शेषफल और इन शेषफलों से ये पूर्णांक बने। इसी प्रकार 5 से 0 1 2 3 4 पूर्णांक बनेंगे 5Q,
5 प्लस 1, 5 प्लस 2, 5 प्लस 3 और 5 प्लस 4। इसी प्रकार 6 से 6 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5। तो पूर्णांक इससे बन सकता है 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस प्रकार से। तो ये तो हुई कि इनसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से कौन कौन से पूर्णांक बनाए जा सकते हैं। 9 तक ले लो आप। एग्जाम में आपके यहीं तक पूछे जाएंगे, आगे आपको पूर्णांक लेने की आवश्यकता नहीं कि 11 से कौन से बनते हैं, 12 से, 13 से, वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। अधिकतम आपको 9 तक पूछे जाएंगे। अभी तक आपके उदाहरण में केवल 6 तक ही दिए हुए हैं, लेकिन अधिकतम पूछे तो वो 9 तक पूछेगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। हम बात करते हैं सम और विषम की। सम पूर्णांक किस रूप के होते हैं और विषम पूर्णांक किस रूप के होते हैं। देखिए, मैं संख्या लेता हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार की मैंने संख्या ले ली। अब यदि मैं 2 में, यहां से मैं ले रहा हूं 2 में 2 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल बचेगा 0। 3 में 2 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल 1। मैं यहां पर हर बार भाग लगा रहा हूं 2 का। 4 में 2 का भाग तो शेषफल 0, 5 में 2 का भाग तो शेषफल 1, और 6 में 2 का भाग तो शेषफल 0, 7 में 2 का भाग तो शेषफल 1। अब यहां पर देखो, एक बात गौर करने की है कि आपने संख्या सम ली तो शेषफल सम, सम के लिए शेषफल सम। यदि आपने संख्या विषम लिए तो शेषफल विषम आ रहा है, संख्या विषम तो शेषफल भी आ रहा है विषम। सम के लिए सम और विषम के लिए विषम। तो यहां पर एक निश्चित पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि शेषफल 0 वाले सम होते हैं, यानी यदि 2 से बना इस प्रकार का पूर्णांक है 2q है तो 2q सम होगा। और यदि इस प्रकार का है 2q प्लस 1, देखो 1 वाले सब पूर्णांक क्या है, विषम। ये इधर वाले पूर्णांक है, पूर्णांक 2 सम है तो शेषफल भी सम है, विषम है तो शेषफल भी विषम, पूर्णांक विषम तो शेषफल भी विषम। यानी शेषफल विषम है तो इससे कौन सा पूर्णांक बनेगा, विषम पूर्णांक बनेगा। तो 2 से एक तो सम पूर्णांक बनता है और एक विषम पूर्णांक बनता है। सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक इसी प्रकार अब हम लेते हैं 3 का। प्रत्येक में हम 3 का भाग लगाकर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। 3 का भाग 3 में एक बार, शेषफल 0। 3 का भाग 4 में, शेषफल 1, शेषफल 2, शेषफल 0 और यहां पर शेषफल 1। तो यहां पर देखिए, पूर्णांक विषम, शेषफल सम, उल्टा हो रहा है। ये विषम तो ये सम, जबकि 2 के लिए क्या था, 2 के लिए सम था, विषम के लिए विषम था। सम के लिए सम और विषम के लिए विषम। तो वहां पर हमें देखते पता चल जाएगा कि ये शेषफल यहां पर विषम है, शेषफल यहां पर विषम है तो पूर्णांक भी विषम होगा। शेषफल यहां पर सम है तो पूर्णांक भी सम होगा। याद रखना 0 एक सम संख्या होती है। हाँ, यहां पर देखिए, ये दोनों हो गए उल्टे। यहां पर सम, ये विषम, ये भी उल्टा है। विषम सम, ये भी उल्टा। सम सम, यहां पर भी देखो एक अजीब घटना घटित हो गई। अभी तक तो उल्टे थे, सम के लिए विषम आ रहा था और विषम के लिए सम। ये विषम तो सम और ये सम तो ये विषम, लेकिन यहां पर दोनों ही क्या आ गए, सम, और यहां पर दोनों ही क्या आ गए, विषम। इसका मतलब यहां पर कोई निश्चित पैटर्न नहीं बन रहा है। निश्चित पैटर्न नहीं बनने के कारण एग्जाम में कभी भी 3 से बना कोई भी सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो 3 से सीधा पूछा जाएगा कि 3 से कौन कौन से पूर्णांक बनाए जा सकते हैं। तो 3 से 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, इस प्रकार से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। सम और विषम का प्रश्न 3 से नहीं बनेगा। अब देखिए 4 का भाग लगाकर देखते हैं। 4 का भाग मैं 4 में लगाता हूं, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में और 9 में भाग लगाता हूं। 4 का भाग 4 में लगाएंगे तो शेषफल आएगा 0। 5 में तो शेषफल 1, 2, 3, फिर वापस शेषफल 0 और यहां पर आएगा शेषफल 1। तो फिक्स पैटर्न बन रहा है, दोनों ही सम, दोनों ही विषम, दोनों ही सम, दोनों ही विषम, दोनों ही सम और दोनों ही विषम। इसका मतलब शेषफल देखो सम आते ही, शेषफल सम आते ही पूर्णांक कैसा, देखो शेषफल सम है तो पूर्णांक कैसे हैं,
शेषफल सम तो पूर्णांक भी सम। इसका मतलब 4 से सम और विषम का प्रश्न बनेगा। यदि 4q लिखा हुआ है तो ये एक सम पूर्णांक होगा। यदि 4q + 1 लिखा हुआ है, 1 विषम है, तो पूर्णांक भी विषम होगा। और इस प्रकार से लिखा हुआ है 4q + 2, 2 सम है तो पूर्णांक भी सम होगा। और यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है 4q + 3 तो पूर्णांक होगा विषम। शेषफल सम तो पूर्णांक विषम और शेषफल विषम तो पूर्णांक भी विषम। आगे आइए 5 के लिए देखते हैं। 5 का मैं 5 में लगाता हूँ, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में और 11 में। 5 का 5 में 0, 1, शेषफल 2, शेषफल 3, शेषफल 4, शेषफल 0 और यहाँ पर शेषफल वापस 1। तो यहाँ पर देखो 5 के लिए, विषम के लिए सम उल्टा हो रहा है और सम के लिए विषम, यहाँ पर भी उल्टा, यहाँ पर भी विपरीत, यहाँ पर भी विपरीत, यहाँ पर देखो दोनों ही क्या आगे, सम आगे। ये 3 की तरह हो गया 5। तो 5 से सीधे पूर्णांक पूछेगा, 5 से सम और विषम का प्रश्न नहीं बनेगा। 5 से पूर्णांक बनते हैं 5q, 5q + 1, 5q + 2, 5q + 3, 5q + 4। ये 5 से इतने पूर्णांक बनते हैं। अब देखिए 6 का, 6 से भी सम और विषम के पूर्णांक बनेंगे। यदि 6q लिखा हुआ है तो ये एक सम पूर्णांक है और 6q + 1 लिखा हुआ है तो ये एक विषम पूर्णांक होगा। और 6q + 2 लिखा हुआ है तो सम, और 6q + 3 लिखा हुआ है तो विषम, 6q + 4 लिखा हुआ है तो सम, और 6q + 5 लिखा हुआ है तो विषम पूर्णांक होगा। तो कहने का मतलब है कि 2, 4 और 6 से सम और विषम का प्रश्न बनेगा। 3, 5, 7 इनसे सम और विषम का प्रश्न नहीं बनेगा। अब पूर्णांक कैसे बनते हैं वो तो आपको समझ में आए गए होंगे। 2 से 2 पूर्णांक बनते हैं, 2q, 2q + 1। 3 से 3 पूर्णांक बनते हैं, 3q, 3q + 1, 3q + 2। 4 से 4 पूर्णांक बनते हैं, 4q, 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3। अब एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है वो देखिए। एग्जाम में प्रश्न पूछता है, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 के रूप का होता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो 2q या फिर 2q + 1 के रूप का होता है, ये हमें सिद्ध करना है। अब ये पढ़ने देखा ही था, 2 से 2 पूर्णांक बनते हैं, एक तो 2q और एक बनता है 2q + 1। इसी प्रश्न को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 और कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। प्रश्न सेम ही है, पूरा हल करने का तरीका भी सेम ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। एक तो यह है, दूसरा पूछेगा सम और विषम अलग अलग करके कि सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इस प्रकार से वो पूछ सकता है। चलिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिए गए पूर्णांकों की तुलना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करने पर। हम इसकी तुलना करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a = bq + r और यहाँ पर r की कंडीशन होती है 0 या 0 से बड़ा जबकि b से छोटा। कोई कंफ्यूज नहीं होना, चिन्ह दोनों तरफ एक ही जैसा चिन्ह है, यहाँ पर भी छोटे का चिन्ह, यहाँ पर भी छोटे का चिन्ह है। अब आपको पूर्णांक दे रखे हैं a बराबर कौन कौन से, एक तो दे रखा है 2q और एक दे रखा है 2q + 1। अब देखो यहां पर b का मान क्या है, a = b, a = 2, तो b का मान है यहां पर 2, तो हम लिखेंगे यहां पर b = 2। तब संभावित शेषफल, यदि आप किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो या तो शेषफल 0 आएगा और या फिर शेषफल आएगा 1।
हम लिखेंगे इन शेषफलों से बने पूर्णांक। इन शेषफलों से कौन कौन से पूर्णांक बनेंगे? देखिए a बराबर, ये कह रहा है, इसमें प्रश्न में आगे लिखा रहेगा कि जहां a व q कोई पूर्णांक, a व q कोई पूर्णांक है, तो a बराबर b की वैल्यू यहां पर है 2, a बराबर b q, ये कह रहा है q कोई पूर्णांक है, q की जगह आपको q ही रखना है, और प्लस में r, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, a बराबर b इंटू b का मान है 2, q की जगह q ही रखना है, और प्लस में r का मान यहाँ पर क्या है 0, एक पूर्णांक, तो ये बन जाएगा 2q, और एक दूसरा बन जाएगा 2q प्लस अगला शेषफल है 1, तो ये बन जाएगा। अब आपको यदि बताना है प्रश्न सम और विषम का है, तो यहाँ पर कोष्टक में लिख देना कि ये सम पूर्णांक है, और यहाँ पर लिख देना कि ये विषम पूर्णांक है। विषम शेषफल से बना पूर्णांक विषम, और सम शेषफल से बना पूर्णांक सम। तो इस प्रकार से ये एक प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए, आगे पूछ लेगा सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है, ये हमें पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे? दिए गए पूर्णांकों की तुलना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करने पर फिर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर हम लिख देंगे r की कंडीशन। r की कंडीशन होती है 0 या 0 से बड़ी और b से छोटा होता है r। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ b बराबर, b का मान कितना है? देखो यहाँ पर पहले पूर्णांकों को लिख लो। a बराबर, एक तो है 3q, एक दे रखा आपको 3q प्लस 1, और एक दे रखा आपको 3q प्लस 2। यहां पर देखिए r का मान है यहां पर सॉरी b का मान, यहां पर देखिए b का मान है 3। हम लिखेंगे तब संभावित शेषफल, यदि आप किसी भी संख्या में 3 का भाग देते हैं तो या तो शेषफल 0 या फिर 1 और या फिर आएगा 2। तब इन शेषफलों से बने पूर्णांक। अब देखो इन शेषफलों से कौन कौन से पूर्णांक बनेंगे? a बराबर b का मान है यहाँ पर 3, और फिर q, ये कह रहा है q कोई पूर्णांक है, इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है q कोई पूर्णांक है, तो q की जगह q ही लिखना है। a बराबर b इंटू क्यू प्लस r का मान एक तो 0 है, एक है 3q प्लस r का मान 1, और एक है 3q प्लस r का मान 2। तो इस प्रकार से ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, यही आपका उत्तर है, यही आपका प्रश्न है। थोड़ा सा घुमा फिरा के इसको बताना है कि ये आया कैसे। अब आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो ठीक यही तरीका है, यहाँ पर हम इन पूर्णांक आ जाएंगे 4q, फिर आ जाएगा 4q प्लस 1, फिर आ जाएगा 4q प्लस 2, और फिर आ जाएगा 4q प्लस 3। यहाँ पर b का मान हो जाएगा 4, तब संभावित शेषफल 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर आएगा 3। अब इसमें 4 में ये भी पूछा जा सकता है कि सम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होता है, और विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के। मैंने आपको पहले बताया था ना, यदि शेषफल 0 और 2 है तो सम पूर्णांक, और यदि शेषफल 1 और 3 है तो विषम पूर्णांक। किस केस के लिए? सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक का प्रश्न या तो 2 के लिए या फिर 4 के लिए या फिर 6 के लिए पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी पूर्णांक को सिद्ध करना है कि ये इस रूप का होता है, तो आपके ये तरीका रहेगा। अब आपके किताब का क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। 2.1 का प्रश्न संख्या 3 ये कहता है कि सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो ठीक यही तरीका रहेगा, दिए गए पूर्णांकों की तुलना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से करने पर। ये आपके किताब का क्वेश्चन है, दिए गए
पूर्णांकों की तुलना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करने पर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहां पर r की कंडीशन लिख देना 0 या 0 से बड़ी और b से छोटी। अब यहां पर आपको पूर्णांक दे रखे हैं कौन से, 6q प्लस 1, एक दे रखा है 6q प्लस 3 और एक दे रखा है 6q प्लस 5। आपको सिद्ध करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। अब एक सिंपल सा तरीका देख लो, सम पूर्णांक विषम पूर्णांक बार बार आ रहा है, कहने का मतलब है कि यदि आप किसी भी विषम संख्या में 6 का भाग लगाओगे तो या तो शेषफल 1 आएगा या 3 आएगा या फिर शेषफल आएगा 5। ये आपको सिद्ध करके बताना है। कोई भी विषम संख्या ले, अब अभी तुरंत अभी आप एक दो उदाहरण ले विषम संख्या हो, उसमें 6 का भाग लगाकर देखिए आप, शेषफल या तो 1 या 3 या फिर 5 आएगा। मैं लिखूंगा यहां b का मान कितना है 6, तब संभावित शेषफल यदि आप किसी भी संख्या में 6 का भाग देते हैं तो या तो भाग पूरा पूरा या फिर एक बार या फिर या एक शेषफल बचेगा या 2 या 3 या 4 या फिर शेषफल बचेगा 5। अब मैं लिख दूंगा इन शेषफलों में से विषम शेषफलों से बने विषम पूर्णांक। इन शेषफलों में से विषम शेषफल से कौन से पूर्णांक बनेंगे, विषम पूर्णांक बनेंगे। वो देखिए कौन कौन से होंगे। एक तो होगा a बराबर b का मान है 6, q की जगह आपको q रखना है। क्वेश्चन में देखो आगे लिखा हुआ है जहां q कोई पूर्णांक है तो q की जगह q ही लिखना है। a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, r का मान 1 ले लिया। विषम शेषफल लेने 0, 2 और 4 तो सम में, ये ले लिया। फिर ले लिया अपन ने 6q प्लस 3 और फिर ले लिया अपन ने 6q प्लस 5। ये इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 3 था। तो अभी अपन ने बात की पूर्णांकों के बारे में, अब हम बात करेंगे पूर्णांकों के वर्ग और घन के बारे में। देखिए आपका प्रश्न आ जाए, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q प्लस 1, 3q या 3q प्लस 1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ सकता है, सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। कोई भी प्रश्न आ सकता है, सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। आप कोई सी भी एक वर्ग संख्या लो या फिर आप कोई भी एक संख्या ले लो और उसका वर्ग करो। मैंने यहाँ पर संख्या ली है 4 और मैं 4 का कर देता हूँ वर्ग, 4 का वर्ग आता है 16। अब यदि मैं 16 में 3 का भाग लगाऊंगा तो या तो भाग पूरा पूरा जाएगा या शेषफल बचेगा 1। ठीक इसी प्रकार यदि मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो या तो भाग पूरा पूरा या शेषफल बचेगा 1। ठीक इसी प्रकार 8 का भाग लगाऊंगा तो 8 का भाग लगाने पर 8q या फिर 8q प्लस 1, 8q प्लस 1, 8 का भाग लगाने पर या तो भाग पूरा पूरा जाएगा और या फिर शेषफल बचेगा 1। आप कोई सी भी वर्ग संख्या ले लो, भले वर्ग संख्या 1, 4, उसके बाद में आता है 9, उसके बाद में 16, 25, 36 और उसके बाद में आता है 49। चलिए आप भाग लगाइए। यदि आप 3 का भाग लगाओगे, इनमें से किसी भी संख्या में भाग लगाओ, 3 का भाग लगाया, यहाँ पर शेषफल 1, यहाँ पर शेषफल 1, यहाँ पर शेषफल 0, यहाँ पर शेषफल 1, यहाँ पर शेषफल 1, यहाँ पर शेषफल 0 और यहाँ पर शेषफल बचेगा 1। तो देखो किसी भी वर्ग संख्या में यदि आप 3 का भाग लगाते हो तो या तो भाग पूरा पूरा जा रहा है या फिर शेषफल बच रहा है 1। ठीक इसी प्रकार 4 का भाग लगाइए, 1 में लगाएंगे तो शेषफल 1, यहाँ पर शेषफल 0, यहाँ पर 1, 0, 1, 0 और यहाँ पर शेषफल बचेगा 1। तो किसी भी वर्ग संख्या में यदि आप 4 का भाग लगाते हो तो या तो भाग पूरा पूरा 4q प्लस 0 यानी 4q और या फिर 4q प्लस 1 के रूप का उत्तर आता है। ठीक इसी प्रकार 8 का भाग लगाइए, यहाँ पर शेषफल 0, यहाँ पर शेषफल देखो 8 का भाग लगाएंगे तो आप कॉमन लेकर इसको कर सकते हो और यहाँ पर फिर शेषफल आएगा 0।
9 में 8 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 1। चूंकि आप जब इस प्रकार की संख्याएं देखते हो, मैंने अभी यहाँ पर 3 में 1 में 3 का भाग लगाया, तो आप इनको एक बार के लिए छोड़ सकते हो। 4 का भी मैंने लगाया था, 8 का भी मैंने कहा था, 4 के लिए आप कॉमन लेकर शेषफल 0 कर सकते हो, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा। देखो इस प्रकार से होता है ये। यदि आप 1 में 8 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 0 बार। 8 को 0 से इंटू किया, 0, शेषफल बच गया 1। ठीक इसी प्रकार यदि आप 4 में भाग लगाओगे 8 का भाग लगा रहे हैं हम 4 में, तो भाग जाएगा 1/2 बार। तो 8 इंटू 1/2 होता है 4 और शेषफल आएगा 0। ये इस प्रकार देखो, भाग हमेशा हम जो सामान्य संख्याओं में देते हैं ना, भाग 2 बार पूर्णांकों में भाग देते हैं, तो यहाँ पर पूर्णांकों में भाग देना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखो 8 का भाग 4 में जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 4 में जाता ही नहीं है भाग, 10th क्लास में आने के बाद में भाग आसानी से जा सकता है। तो 8 का भाग 4 में जाता है 1/2 बार। 1/2 बार किया तो आ गया शेषफल आ गया 0। 9 में देंगे, अब तो अब कोई समस्या नहीं है, अब तो 8 से बड़ी संख्या आ गई, कोई कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। 16 में देंगे तो शेषफल 0, 25 में देंगे तो शेषफल 1, और उसके बाद में 36 में देखो कॉमन लेकर आप यहाँ पर शेषफल 0 कर सकते हो, क्योंकि 36 में 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है तो 8 का भाई आप भाग दे सकते हो, और 49 में 1 बार। तो यदि आप किसी भी संख्या में 8 का भाग देते हो तो या तो भाग पूरा जा रहा है और या फिर शेषफल आ रहा है 1। तो इस प्रकार के प्रश्न वर्ग से संबंधित ये 3 ही प्रश्न बनेंगे आपके सिलेबस में। इनमें से देखिए, ये है आपका उदाहरण नंबर, ये है आपका प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2। ये आप प्रश्न संख्या 1 इससे हल कर सकते हो और या फिर इससे हल कर सकते हो। 2.1 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है। किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है। देखो ये सम पूर्णांक का वर्ग है और ये विषम पूर्णांक का वर्ग है। ये सम पूर्णांक का वर्ग और ये विषम पूर्णांक का वर्ग है, और यहाँ पर 3 के लिए आपको पता है कोई भी सम या विषम नहीं बनता है, तो 3 के लिए यही है। 3 के लिए सिद्ध आएगा पूर्णांक का वर्ग 3q या 3q+1 के रूप का होता है। चलिए अब इनको हल कैसे करेंगे देखते हैं। पहले ये लेता हूं, सिद्ध करो कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q या 3q+1 के रूप का होता है। तो हम लिखेंगे माना पूर्णांक 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप का है। तो देखो यहाँ पर 3 से बना पूर्णांक दिया हुआ है, यह तो है पूर्णांक का वर्ग। इससे पहले आपको पूर्णांक कोई अलग लेना पड़ेगा, q तो वर्ग है, तो यहाँ पर आप संकेत q मत लेना, यहाँ पर आप m ले लेना। जब सिद्ध करना हो q तो आप m ले, और जब सिद्ध करना हो m तब आप q ले। माना पूर्णांक 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप का है। तो देखो मैंने यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो मैंने 3 से बने पूर्णांक ले लिए। 3 से 3 पूर्णांक बनते हैं, शुरुआत में अपन ने चर्चा की थी। 4 से 4 पूर्णांक बनते हैं, 5 से 5 बनते हैं, 6 से 6 पूर्णांक बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3m का वर्ग करेंगे। 3m का वर्ग किया, 3 का वर्ग होता है 9 और m का वर्ग होता है m²। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 और इंटू में आ रहा है m²। तो 3 और इस पूरे को मैं लिख लूंगा q। कोष्टक में बता दूंगा जहां q की वैल्यू कितनी है 3m²। तो देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q के रूप का होता है। अगला लीजिए 3m+1। 3m+1 इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर हम इसका स्क्वायर करेंगे, a + b का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर a का स्क्वायर a² + 2ab और प्लस में b², इस फॉर्मूले से ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3m का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m² प्लस बीच में आएगा 2ab, 2 × 3m 6m, 6m को 1 से इंटू करने पर आएगा 6m और प्लस b², b का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1। चलिए इन दो पदों से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लेते ही
यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3m² और प्लस में यहाँ पर बच गया 2m और यहाँ पर है प्लस 1। ये 3 इस पूरे को मैं q लिख लूँगा और प्लस में क्या 1। यहाँ पर बता देना जहाँ q की वैल्यू कितनी है, किसकी जगह आपने q रखा, हमने इसकी जगह q रखा तो q की यहाँ पर वैल्यू है 3m² और प्लस में 2m। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप में लिख सकते हैं। 3m का स्क्वायर 3q के रूप का और 3m+1 का स्क्वायर किया तो 3q+1 के रूप का। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q या 3q+1 के रूप का होता है। अब लीजिए ये तीसरा बिंदु 3m+2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 9m² प्लस बीच में आता है 2ab, 6m को 2 से इंटू करने पर हो जाएगा 12m और प्लस में आएगा 2 का वर्ग 4। अब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 12m + 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1, 3 और 1 होते हैं 4। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे उसको बदलना है 3q+1 के रूप में या फिर 3q के रूप में। 3q के रूप में बदलना है तो मुझे यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा। अब 0 कॉमन में 0 नहीं आता है। कॉमन का मतलब होता है आप किसी भी संख्या को भाग लगा रहे हो और भाग में कभी भी 0 नहीं आता है, घटाने पर या जोड़ने पर 0 आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या को 4 को तोड़ लेंगे 3 और 1 में, तो यहाँ पर लास्ट में 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं 3 यहाँ से इन 3 पदों से 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 का भाग 9 में जाएगा 3m², 3 का भाग 12 में 4m और प्लस में 1 और प्लस में यहाँ पर बचेगा 1। 3 इस पूरे को मैं लिख लूँगा q और प्लस में 1। तो देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q 3q+1 के रूप का होता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करना होता है। ठीक इसी प्रकार देखिए 4q के लिए आपको सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q या 4q+1 के रूप का होता है। तो आप क्या ले लोगे, माना पहले आप पूर्णांक ले फिर उस पूर्णांक का वर्ग करो। ये तो है पूर्णांक का वर्ग, माना पूर्णांक 4q या 4q+1 या 4q+2 या फिर 4q+3। अब देखो 4 से इतने ही तो पूर्णांक बनते हैं, 4q 1 2 और 3। अब q में आपको यदि सिद्ध करना है, अभी मैंने आपको बताया था, तो पूर्णांक आप m में मानोगे। यदि q में सिद्ध करना है तो पूर्णांक m में मानिए, और यदि m दिया है यहाँ पर तो यहाँ पर आप q मानना है। ठीक वही तरीका, पहले 4m का स्क्वायर करिए। 4m का स्क्वायर हो जाएगा 16m²। 16 में आप इस प्रकार लिख सकते हो 4 × 4m²। यहाँ से 4 इस पूरे को आप लिख दीजिए q, ये आ गया 4q। अगला है 4m+1, इसका स्क्वायर करिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16m² और प्लस में हो जाएगा 8m और प्लस में हो जाएगा 1। यहाँ से आप 8 कॉमन ले लीजिए, इन दो पदों से 8 कॉमन लेते ही क्या बचेगा, अच्छा 4q में बदलना है तो 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लेते ही यहाँ पर बचेगा 4m² और प्लस में 2m और प्लस में 1, ये हो गया 4। इस पूरे को आप q लिख दीजिए, यहाँ पर आ गया 1। इसी प्रकार 4m+2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16m² प्लस 8 दूनी 16m और प्लस में आ जाएगा 4। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 0 के रूप में। अब इन 3 पदों से आप 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लेते ही 4 का भाग जाएगा 16 में 4 बार, प्लस 4 का भाग 16 में जाएगा 4 बार और प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार और प्लस में 0। तो ये हो गया 4, इस पूरे को q लिख दीजिए और प्लस में आ गया 0, 4q + 0। तो किसी भी आगे एक और बच गया, इसका भी आप वर्ग कर देना। इसका वर्ग करोगे तो आगे जाकर यहाँ पर 3 का वर्ग आएगा 9, 9 को लिख लेना 8, 9 को लिख लेना 8 + 1 और फिर वहाँ से 4 कॉमन ले लेना, लास्ट में 1 बच जाएगा, बीच वाले को आप q लिख देना। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप 4q है तो आप यहाँ पर 2q और 2q+1 भी ले सकते हो, वो छोटा पड़ेगा आपके लिए।
2q और 2q प्लस 1, ये जो आपने पूर्णांक माने ना 4m और यहाँ पर आप 2m या फिर 2m प्लस 1 भी ले सकते हो, क्योंकि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक इस रूप का होता है और विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। 8 के लिए भी आप 2m या फिर 2m प्लस 1 ले सकते हो, या फिर आप ले लो 4m, ये वाला पूर्णांक 8 के लिए ले लो, या फिर 8 खुद वाले ले लो। 8 खुद वाले तो खूब लंबे ज़्यादा पूर्णांक हो जाएंगे, 8q प्लस 1, 8q प्लस 2 ऐसे करके 8q प्लस 7 तक। तो आपको 8 संख्याओं का वर्ग करना पड़ेगा, तब जाकर ये उत्तर आएगा। यदि आप 4 से बने लोगे तो 1 2 3 4 संख्याओं का वर्ग करोगे, यदि आप 2 से बने लेंगे तो आप 2 संख्याओं से ये उत्तर निकाल सकते हो। तो 2.1 का पहला प्रश्न ये है, 2.1 का पहला प्रश्न ये है, इसको मैं हल करवाता हूँ। आपको सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, ये भी नहीं है, इतना ही है बस, आपको लेना है धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप क्या लोगे, आप लिख दोगे कि माना, या फिर आप लिख देना हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अब धनात्मक विषम पूर्णांक हमें वर्ग करना है तो हम वर्ग कर देंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग यानी 8, अपन ने क्या माना है 2, यहाँ पर आप q में सिद्ध करना है तो m मान लीजिए, हम इसका वर्ग कर देंगे 2m प्लस 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस में 1। यहाँ से आप 8 कॉमन ले लीजिए, कॉमन का मतलब होता है भाग लगाना। 8 का भाग 4 में जाएगा 1/2m स्क्वायर, 8 का भाग 4 में जाएगा 1/2m और बाकी बच गया प्लस का 1। इन दो पदों में से कॉमन ले लिया 8, ये 8, इस पूरे को आप लिख दीजिए q और फिर आ जाएगा प्लस में 1। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है 8q प्लस 1 के रूप का। पहले पूर्णांक, उसके बाद में सम और विषम पूर्णांक, उसके बाद में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब है धनात्मक पूर्णांक का घन। अगला देखिए दूसरा प्रश्न, 2.1 का दूसरा प्रश्न। 2.1 का दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब या तो 9q या फिर 9q प्लस 1 या फिर 9q प्लस 8 के रूप का होता है। यह है अगला क्वेश्चन। तो सिंपल सा है, आप पहले पूर्णांक मानो और फिर उसका घन कर दीजिए। 9 आ रहा है तो आप पूर्णांक 3 का ले लो, क्योंकि 3 का भाग जाता है 9 में। माना पूर्णांक 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप का है। तो देखो 3 से 3 पूर्णांक बनते हैं, एक तो 3m, एक बनता है 3m प्लस 1 और एक बनता है 3m प्लस 2। इनका घन करना है, कर दीजिए। 3m का घन करेंगे पहले, तो 3 का घन होता है 27, m का घन हो जाएगा m क्यूब। 27 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 3, आगे आ रहा है m क्यूब, 9 की जगह 9, इसको मैं लिख दूंगा q। कोष्टक में बता देना कि q की यहां पर वैल्यू क्या है। अगला देखिए 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, इसका क्यूब करेंगे। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और प्लस में आएगा b क्यूब। ये होता है a प्लस बी के होल क्यूब का विस्तार। तो इस विस्तार की सहायता से हम ये होल क्यूब खोल देंगे। 3m तो आ जाएगा शुरुआत में a का क्यूब यानी 3m का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 और m का क्यूब होता है m क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर, 3m का स्क्वायर, 3 का 9, m का m स्क्वायर, 9m स्क्वायर को 3 से इंटू करेंगे तो 27m स्क्वायर, 1 से इंटू करने पर आएगा 27m स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 3m तो हो जाएंगे 9m, 9m इंटू 1 ये आएगा 9m
और प्लस में b का क्यूब यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब आएगा 1। इन सभी पदों से आप 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लेते ही 9 का भाग 27 में 3 बार जाएगा, 27 में जाएगा 3 बार और 9 में जाएगा 1 बार, तो बचेगा m और प्लस में 1। ये आ गया 9, इस पूरे को q मान लीजिए और प्लस में 1। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9q या 9q प्लस 1 के रूप का। अब इसका और वर्ग कर दीजिए, 3m प्लस 2 वर्ग क्या घन, इसका घन कर दीजिए। इसका घन करेंगे तो लास्ट में 2 का घन आएगा 8। 8 को आप क्या लिख लेना, 8 को लिख लेना, लाना क्या है हमें, 8 को कुछ नहीं लिखना है, लास्ट में हमें 8 ही रखना है। या तो 0 रखना है, यहाँ पर देखो 0 है कुछ नहीं है, या फिर हमें 1 रखना है और या फिर हमें 8 रखना है, तो 8 को 8 ही रख देना। इसका और क्यूब कर देना आप इस फॉर्मूले की सहायता से, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब। तो ये था आपके प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2। अब देखिए 2.1 का प्रश्न संख्या 1 अपन ने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा है वो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है, वो भी अपन ने पढ़ लिया। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक इसके साथ में आपको मैं उदाहरण नंबर 3 भी होमवर्क में दे देता हूँ। उदाहरण नंबर 3 भी आपको होमवर्क में करना है। उदाहरण 1 अपन ने पढ़ लिया, उदाहरण 2 अपन ने पढ़ लिया, उदाहरण 3 होमवर्क में करना आपको। और उदाहरण 3 के बाद में प्रश्नावली शुरू हो जाती है, ये अपन ने पढ़ लिए, ये आपके दोनों होमवर्क में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि आपको दे रखा है दो संख्याएं 408 और 1032 का HCF। दो संख्याएं 408 और 1032 का HCF आपको दे रखा है। कितना HCF आपको दे रखा है, 1032x माइनस 408 इंटू 5। ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं 408 और 1032, इनका HCF आपको ये दिया हुआ है, तो यहां से हमें x का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा है, इन्होंने अपना HCF दिया है, हम अपना HCF ज्ञात करेंगे। देखिए इनका HCF क्या आता है, 1032, इसमें मैं भाग लगा देता हूं 408 का। देखो 10 है, 4 का भाग 10 में जाता है 2 बार, तो 408 का इसमें भाग जाएगा 2 बार। ये हो गए 816। 1032 में से 816 घटाएंगे तो बचेंगे 216। 216 का भाग लगाएंगे 408 में, तो भाग जाएगा 1 बार, ये आ गए 216। 400 में से 200 घटाए तो बचेंगे 200। 200 में से आप 16 घटा लीजिए, 8 घटा लीजिए, आएंगे 92, 192। 192 का भाग लगाइए 216 में, भाग जाएगा 1 बार, ये आगे 192। घटाएंगे तो बचेगा 24। 24 का भाग लगाइए 192 में, 192 में 24 का भाग जाएगा, देखिए कितनी बार जा रहा है, लगभग ये भाग जाएगा 8 बार। ये आगे 24 8 192, शेषफल बचेगा 0। तो लास्ट में किसने शेषफल 0 किया, 24 ने। हमने 24 का भाग लगाया लास्ट में, तो शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पर इस संख्याओं का HCF आ रहा है 24। इन संख्याओं का HCF 24 आ रहा है, और प्रश्न में इनका HCF दे रखा है ये। जो प्रश्न में HCF दिया है और जो हमने HCF दिया है, इन दोनों HCF की हम तुलना कर लेते हैं। 1032x माइनस 408 इंटू 5 बराबर ये HCF किसके बराबर होना चाहिए, हमारे HCF के बराबर। तो 1032x बराबर 24, ये संख्या है माइनस में, इधर पक्षांतरण करते ही चली जाएगी प्लस में। 408 को 5 से इंटू करिए, 408 को 5 से इंटू करते ही आएगा 2040, या माइनस में इधर भेजते ही प्लस में। 2040 में 24 जोड़ेंगे तो आएगा 2064। इंटू में 1032 है, इंटू में 1032 इधर भेजते ही जाएगा बट्टा में। x बराबर 1032 का भाग 2064 में जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2। तो इस प्रकार से था आज अपन ने पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इसकी सहायता से बने पूर्णांक। कोई विषम पूर्णांक, उसका वर्ग, उसका घन
और किन्हीं भी दो संख्याएं दे रखी है तो उनका आप HCF ज्ञात करना। ये इस प्रकार से हैं। तो ये थी अपनी 2.1। अगला हम पढ़ेंगे 2.2। तब तक के लिए नमस्कार।